हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम कर रहे हैं साउंड चैप्टर नंबर 13। किस चीज़ का? क्लास 8 के कॉर्डोवा पब्लिकेशन का। तो आज हम करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से। ठीक है, मैंने ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तक करा दिया था लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा था कि आप मुझे खुद बताएंगे इसका आंसर क्या है, और अगर कोई इशू आता है देन आई विल हेल्प यू। ओके, सो नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। वी नो दैट व्हेन लाइट स्ट्राइक्स अ सरफेस इट गेट्स रिफ्लेक्टेड। हमें लाइट का फिनोमिना तो पता है कि जब लाइट किसी भी सरफेस से टकराती है तो रिफ्लेक्ट बैक होती है। लेकिन साउंड के केस में क्या है? साउंड के केस में व्हेन साउंड स्ट्राइक्स अ हार्ड सरफेस वो भी रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सो दैट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमने लाइट के चैप्टर में पढ़ा है। अनलाइक साउंड unlike light, sound does not require a smooth and polished surface for its reflection। जैसे कि लाइट में क्या होता है कि हमें अगर स्मूथ सरफेस है तो किस तरह का रिफ्लेक्शन होगा, अगर स्मूथ सरफेस नहीं है, रफ सरफेस है, तो किस तरह का रिफ्लेक्शन होगा, हम ये सब पढ़ते हैं। लेकिन जब हम साउंड की बात करेंगे तो साउंड के केस में सरफेस का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन यू स्पीक द साउंड वेव्स स्प्रेड थ्रू द एयर इन ऑल डायरेक्शन। जब हम बात करते हैं सो साउंड जो हमारी आवाज़ है वो एयर में मिक्स होती है और एयर के साथ ट्रेवल करती है। सम साउंड वेव्स रीच आवर ईयर्स डायरेक्टली एंड सम साउंड वेव्स स्ट्राइक द वॉल्स ऑफ द रूम। कुछ साउंड वेव्स ऐसे होते हैं जो हमारे कानों में एकदम डायरेक्टली चले जाते हैं, और कुछ क्या करते हैं, साउंड वेव्स जो कमरे की दीवारें होती हैं उससे टकराती हैं पहले, फिर उसके बाद हमारे कानों तक पहुंचती हैं। The sound waves that strike the walls get reflected and reach our ears. In the case of small rooms, all the original and the reflected sound waves reach our ears at about the same time. देखो, अगर हम बड़ी जगह की बात करें तो वहाँ पर आप तक आवाज़ पहुँचने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम छोटे रूम्स की बात करें तो क्योंकि सरफेस एरिया कम होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट बैक उसी टाइम पे करेगी, जिसकी वजह से जो हम आवाज़ सुनेंगे, रिफ्लेक्ट बैक साउंड सुनेंगे, वो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, सेम टाइम में सुनेंगे हम। गुड एंड बैड रिफ्लेक्टर्स। अब हम गुड और बैड रिफ्लेक्टर्स समझ लेते हैं साउंड के। सम ऑब्जेक्ट बिहेव्स एज गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड। ठीक है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जो अच्छे गुड रिफ्लेक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन कुछ बैड रिफ्लेक्टर्स भी होते हैं। अब जिनके जो वो ऑब्जेक्ट जो हार्ड होते हैं या फिर जिनके पास स्मूथ सरफेस होता है वो क्या कहलाते हैं? गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड वेव्स कहलाते हैं। जिनका हार्ड या फिर स्मूथ सरफेस होगा वो गुड रिफ्लेक्टर्स और साउंड वेव्स कहलाएंगे। हार्ड मटेरियल कौन कौन से होते हैं? जैसे कि मेटल अलॉय, स्टील, कंक्रीट, ब्रिक वॉल्स, या फिर ऐसा कोई डेंस मटेरियल, इसी तरीके का डेंस मटेरियल, वो क्या कहलाएगा? गुड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड कहलाएगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट सॉफ्ट है, पोरस है, पोरस मतलब आर पार हो जाना, वो क्या होगा? वो बैड रिफ्लेक्टर होगा साउंड का। आर पार से मतलब यहाँ पर सॉफ्टनेस और पोरस की जो बात की गई है, जैसे कि आप लिक्विड का चीज़ ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका विस्कस लिक्विड है कोई, तो उस तरीके की कोई चीज़ ले लेते हैं, तब आपकी साउंड जो होगी वो बैड रिफ्लेक्टर होगी। जैसे कि कर्टेन्स, कारपेट्स, पेपर, वुड, थर्मोकॉल, एस्बेस्टॉस शीट्स, ये क्या हैं? आपके बैड रिफ्लेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पोरस को डायरेक्टली इन्होंने लिक्विड से यहाँ पर नहीं कनेक्ट किया है, इन्होंने यहाँ पर कारपेट्स और कर्टेन्स से कनेक्ट किया है, तो आप उसी से इसको समझ सकते हैं। दे आर एक्चुअली गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ साउंड, क्योंकि ये गुड एब्जॉर्बर्स होते हैं साउंड के, इसीलिए बैड रिफ्लेक्टर्स होते हैं। इन म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स आर यूज्ड ऑन द वॉल्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी आउटसाइड साउंड्स ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग। जो भी आपका म्यूज़िक रिकॉर्डिंग स्टूडियो होता है, अगर आप उसको अच्छे से ऑब्ज़र्व करो तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें लगाई जाती हैं जिससे क्या हो, सारी की सारी साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स लगाए जाते हैं, ताकि कोई बाहर की आवाज़ रिकॉर्डिंग के टाइम पर उस रिकॉर्डिंग के टाइम पर रिकॉर्ड ना हो जाए। द सीलिंग फ्लोर्स एंड द वॉल्स ऑफ सिनेमा हॉल्स एंड ऑडिटोरियम्स आर ऑल्सो कवर्ड विथ साउंड एब्जॉर्बिंग मटीरियल्स। तो सिनेमा हॉल्स में, सीलिंग्स में, फ्लोर्स में, वहाँ पर भी साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स ही लगाए जाते हैं, जैसे कि टाइल्स, कर्टेन्स, कारपेट्स।
क्योंकि ये गुड एब्जॉर्बर्स होते हैं साउंड के, और इसी वजह से हमें जो आवाज़ आती है किसी भी सिनेमा हॉल में बैठकर, जो हमें एक व्यू नज़र आता है वो डिफरेंट होता है अगर हम वही चीज़ घर में सब कुछ करके देखें, क्योंकि वहाँ पर साउंड एब्जॉर्बर्स लगे हुए होते हैं। इसी वजह से हमें वहाँ पर साउंड जो है वो भी बिल्कुल क्लियर होती है, जो कि स्पीकर से या वीडियो फिल्म से निकल के आती है। नाउ अब हम बात करेंगे एको की। शाउट इन फ्रंट ऑफ अ हाई माउंटेन और अ डीप वेल और इन अ बिग एम्प्टी हॉल, यू हियर योर साउंड बैक आफ्टर अ फ्यू सेकेंड, दिस इज़ नोन एज एको। ये हम जानते हैं, किसी कुएं में हल्का सा मुंह दे के आप बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोलो, या फिर आपका घर बिल्कुल खाली है, ठीक है, आप किसी नए घर में गए हो, वो घर बिल्कुल खाली है, ना ही वहाँ पर लोग हैं, ठीक है, तो अगर आप वहाँ पे किसी से बात भी करोगे ना, तो वहाँ पर एको क्रिएट होगा, right? An echo is the repetition of the original sound heard after the sound is reflected from a distant dense and rigid object such as high building, cliff etc. अगर किसी हाई बिल्डिंग पे या फिर आपने पहाड़ों पे बहुत देखा होगा कि पहाड़ों पे जाकर अगर हम ज़ोर से बोलते हैं तो वो एको जो होता है वो मतलब हमें वो रिपीटेशन हमें सुनाई देता है। सो दैट इज़ नोन एज एको। द ह्यूमन ईयर कैन हेयर टू साउंड सेपरेटली ओनली व्हेन दे रीच द ईयर आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 1/10 ऑफ अ सेकेंड। ह्यूमन ईयर दो साउंड तभी सुनता है जब वो एक इंटरवल के बाद, वो इंटरवल कितना होता है 1/10 ऑफ अ सेकेंड के बाद वो उसके ईयर तक पहुंचता है। दिस इज़ द नेचुरल फीचर ऑफ द ह्यूमन ईयर। ये नेचुरल फीचर है जो हमें गॉड ने प्रोवाइड की है हमारे ह्यूमन ईयर में। Therefore, the reflected sound which can be heard distinctly after a lapse of at least 0.1 second from the original sound by human ears is called an echo. So अब हम कह सकते हैं कि वो reflected sound जो कि हमें 1/10 of a second पे, that means 0.1 second के बाद सुनाई देती है, वो क्या कहलाई जाती है? echo कहलाई जाती है। We know that the speed of sound क्या होती है? एयर में speed of sound इतनी होती है। मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ इको कितना है? 0.1 सेकेंड या फिर 1/10 ऑफ अ सेकेंड। सो डिस्टेंस ट्रेवल 0.1 सेकेंड में 340 को मल्टीप्लाई कर दो 0.1 से, तो आपका 34 मीटर आ जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि साउंड की स्पीड क्या होती है एयर में, ठीक है। The distance traveled by sound in 0.1 second is 34 meter. This is twice the minimum distance between a source sound and the reflecting surface. तो इस वैल्यू से इन्होंने क्या निकाला? इन्होंने एक डिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस किसका? एको का कितना होना चाहिए? 17 मीटर। सो एसेंशियल कंडीशंस यहाँ पर कुछ गिवन है, ठीक है। एसेंशियल कंडीशंस क्या है? मिनिमम डिस्टेंस सोर्स के बीच में और जहाँ से रिफ्लेक्ट कर रही है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। साउंड आपकी इतनी तेज़ होनी चाहिए कि वो रिफ्लेक्ट बैक करे। हाई बिल्डिंग या हिल होना चाहिए जो कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह वर्क करे, तभी तो आपकी आवाज़ आपको वापस 0.1 सेकेंड के बाद सुनाई देगी, है ना। सो ये कुछ चीज़ें हैं, जब आप एको पढ़ रहे हैं, एको कर रहे हैं, तो आपको पता होना ज़रूरी है। नाउ नॉइज़ एंड म्यूज़िक। वी हेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स अराउंड अस। अपने चारों तरफ हम डिफरेंट तरह के साउंड सुनते हैं। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय मशीन्स इन अ फैक्ट्री, लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग फंक्शंस एंड मूविंग व्हीकल्स प्रोड्यूस अनप्लीजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर्स एंड माइंड। ये हम जानते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा तेज़ वॉल्यूम वाली साउंड होती है तो वो हमारे ईयर को अफेक्ट करती है एनी हाउ। इसीलिए कई बार देखा होगा कि जब भी बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक चल रहा होता है ना, बेसिकली जब वूफर्स के साथ चलता है तो वो ना आपकी जो हार्ट बीट है ना उसको भी बहुत ज़्यादा तेज़ कर देता है, और उस टाइम पर हम अपने कानों पे हाथ रखने से नहीं हटते। हमारा दिल चाहता है कि उस टाइम पर अब हम अपने कानों पर हाथ रख लें, क्योंकि हमें वो तेज़ वॉल्यूम जो है वो बुरा लगता है, राइट। सो अनवांटेड, अनप्लीजेंट एंड वेरी लाउड साउंड क्या कहलाती है? नॉइज़ कहलाती है। अगर हम बहुत लंबे समय तक इस तरह की नॉइज़ के बीच में रहेंगे तो इसका इतना ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारी हेल्थ पर, क्योंकि जब हमारे कान से कोई भी, क्योंकि आपका ईयर, नोज़ एंड थ्रोट ये आपका इंटरकनेक्टेड है। अगर आपके ईयर में कुछ भी हो रहा है तो आपके नोज़, थ्रोट और आपके हेड में आपको इतना पेन हो जाएगा कि आप वो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, मतलब आपको सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहेंगे। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सितार, पियानो, गिटार प्रोड्यूस प्लीजिंग इफेक्ट्स टू आवर ईयर्स।
अब जितने भी हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, वो हमें एक प्लीजेंट इफ़ेक्ट्स देते हैं। ठीक है, ये क्या कैसी साउंड होती है, सॉफ्ट साउंड होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, म्यूज़िक कहते हैं। और ये साउंड आपके लिए हैज़ार्डस नहीं है। क्यों? क्योंकि एक हद तक आप खुद सोचो, जब आप तबला बजता है तो वो बहुत ज़्यादा लाउड नहीं होता, इतना होता है कि आप उसको सुन सको और एन्जॉय कर सको। ठीक है ना। सो मेन डिफरेंस क्या हुआ म्यूज़िक और नॉइज़ के बीच में? म्यूज़िक जो है वो रेगुलर होता है और पीरियोडिक वाइब्रेशंस होते हैं, लेकिन नॉइज़ क्या होता है, इरेगुलर होते हैं और नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशंस होते हैं। मतलब ये है कि नॉइज़ के केस में वो बहुत ज़्यादा तेज़ भी हो सकता है एकदम से म्यूज़िक, बहुत कम भी हो सकता है, थोड़ा सा कम भी हो सकता है, और इतना लाउड होने की वजह से वो हमारे ऊपर गलत इफ़ेक्ट डालता है। नाउ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, वी प्ले म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स टू प्रोड्यूस प्लीजेंट साउंड। हम कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं ताकि उससे कोई भी प्लीजेंट साउंड निकाल सके। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं, सबका अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होता है। तो हम यहाँ पर 5 मेन टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द वे द एयर वाइब्रेट्स इन देम। ठीक है, उसमें एयर किस तरीके से वाइब्रेट हो रही है, उस हिसाब से हम क्या करेंगे यहाँ पर उनके बारे में पढ़ेंगे। नाउ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स, वो इंस्ट्रूमेंट जिसको स्ट्रिंग के थ्रू बजाया जाता है, जैसे कि गिटार, वायलिन, वीणा, सितार, ये क्या है, स्ट्रिंग्स के थ्रू बजते हैं। ठीक है, इसमें मेटल वायर्स होते हैं जिनके थ्रू इनको बजाया जाता है और इनकी अलग अलग आवाज़ें निकलती हैं, इसीलिए इनको स्ट्रिंग्ड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। जब हम स्ट्रिंग को प्लग करेंगे, स्ट्रक करेंगे, या फिर किसी जैसे वायलिन में वो होता है हमारे पास, ठीक है, तो उससे अगर हम बजाएंगे तो क्या होगा, एक म्यूज़िकल साउंड निकलेगी। और यहाँ पर इस इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है कि हॉलो एयर चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ से साउंड निकलती है। ठीक है, उन्हीं हॉलो चैम्बर्स की मदद से आप उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से हाई वॉल्यूम, हाई पिच साउंड और लो पिच साउंड निकाल सकते हैं। हाँ, लाउड वॉल्यूम, लाउड म्यूज़िक और आई मीन स्लो म्यूज़िक, लाउड म्यूज़िक, सॉफ्ट म्यूज़िक, हर तरह का म्यूज़िक निकाल सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द एयर चैम्बर्स दैट आर प्रेजेंट इन दीज इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, नाउ विंड इंस्ट्रूमेंट। विंड इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो जनरली पाइप्स के थ्रू बने होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पाइप्स। व्हेन यू ब्लो एयर इनटू देम, द कॉलम ऑफ एयर इनसाइड वाइब्रेट्स प्रोड्यूसिंग अ नोट। तो ये आप इन द फॉर्म ऑफ पाइप्स देख सकते हैं, जैसे फ्लूट है, शहनाई है, ट्रम्पेट है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, फूंक मारनी पड़ती है ना, अपनी एयर देनी पड़ती है। ठीक है, जैसे विसल, फ्लूट, शहनाई, बगल, सेक्सोफोन, ट्रम्पेट, नेडस्वार्म एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट मीन्स आपको एयर ब्लो करनी पड़ेगी ऊपर से, और यहाँ पर हम हाथ रखते हैं और उससे क्या करते हैं, अलग डिफरेंट म्यूज़िक निकालते हैं। ठीक है, देन प्रिकर्शन इंस्ट्रूमेंट्स वो कौन से होते हैं, जिनकी स्किन, वाइब्रेटिंग स्किन और मेम्ब्रेन प्रोड्यूस अ म्यूजिकल साउंड। अब इसके ऊपर हम तबले को ऊपर से बजाते हैं ना, और यहीं से साउंड निकलती है। ड्रम हमारे स्कूल में बहुत यूज़ होता है, स्कूल्स में। तो बेसिकली जब स्कूल की असेंबली होती है उस टाइम पे भी ड्रम्स का बहुत यूज़ किया जाता है। सो हर एक ड्रम की अलग साउंड होती है। अगर आप उसको ज़ोर से मारोगे तो उसकी साउंड अलग होगी, अगर धीरे से मारोगे तो साउंड अलग होगी, राइट। नाउ रीड इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि हारमोनियम, माउथ ऑर्गन, वो क्या कहलाते हैं, आपके रीड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इनमें दे कंटेन मेटल रीड्स विच प्रोड्यूस साउंड व्हेन एयर इज़ ब्लोन थ्रू देम। इसमें क्या होता है कि मेटल रीड्स प्रेजेंट होती हैं, जब आप इसमें एयर ब्लो करोगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक माउथ ऑर्गन होता है जो हमने भी पढ़ा है। नाउ घनावाद्य, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक मंजीरा, सिम्बल्स, जल तरंग, गतम, मटपॉट एंड द खड़ताल आर सिंपली बीटन और स्ट्रक टू प्रोड्यूस म्यूजिकल साउंड। तो ये कुछ ऐसे साउंड, म्यूज़िक, मंजीरा ये बहुत यूज़ किया जाता है, घटम भी यूज़ किया जाता है। ये सारे ही इंस्ट्रूमेंट्स वैसे यूज़ किए जाते हैं, सबकी अपनी एक अलग महत्वता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा है या ये बुरा है या इसकी आवाज़ अच्छी नहीं होती है, ऐसा नहीं है। हर एक इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक वैल्यू है
और हर एक इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से ब्लो किया जा रहा है, किस तरीके से बजाया जा रहा है, किस तरीके से उसमें से आवाज़ निकल रही है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नाउ MCQs कर लेते हैं। इन गिटार म्यूज़िक इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग। गिटार में क्या होता है, स्ट्रिंग प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वाइब्रेशन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। कौन सा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है? वीणा, शहनाई, सितार, वायलिन। तो शहनाई कौन सा है जो किसकी फॉर्म में है? फ्लूट की फॉर्म में, इस तरह की, ठीक है ना, पाइप्स की फॉर्म में जो होता है वो क्या है? शहनाई। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रिकर्शन इंस्ट्रूमेंट। इनमें से कौन सा प्रिकर्शन इंस्ट्रूमेंट है? हमने अभी पढ़ा है कि प्रिकर्शन इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं। ये तबला वगैरह जो है ये सारे क्या हैं? आपके प्रिकर्शन इंस्ट्रूमेंट है। रिपीटेशन ऑफ साउंड व्हेन वी शाउट इन फ्रंट ऑफ अ रिजिड ऑब्जेक्ट, इसको हम एको कहते हैं, हमने अभी पढ़ा है। नॉइज़ इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, नॉइज़ प्रोड्यूस कैसे होती है? नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन से। पीरियोडिक और रेगुलर वाइब्रेशन से म्यूज़िक निकलता है, ये आपको पता होना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लास्ट वीडियो जो बनाएंगे इसमें चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, दैट्स ऑल, बाय।